हाय, मैं अमन सिंह, बीएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट श्री आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर। बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो सेगमेंट में। पहला, आपका डर मिटाने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्टैट दिखाने वाला हूँ, कुछ चीज़ें दिखाऊंगा जिससे आपका डर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या कट ऑफ जाती है, क्या कट ऑफ जाएगी इस बार, कितना कंपटीशन है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आपका पूरी तरीके से डर मैं आने वाले 4 मिनट में मिटा दूंगा पूरी तरीके से। और दूसरा सेगमेंट होगा कि आखिरी 4 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, तो उसमें मैं क्या कर लूँ, मेरा सिलेक्शन एटलीस्ट किसी अदर कोर्स में हो जाए, या मेरा थोड़ा अच्छा नंबर आ जाए तो मेरा बीवीएससी में हो जाए, या थोड़ा अच्छा रैंक स्कोर कर लूँ मैं। ये हमारे 2 सेगमेंट होने वाले हैं। मैं अमन सिंह, आपका काउंसलर। पिछले 3 साल से फ्री में मैं काउंसलिंग प्रोवाइड करा रहा हूँ। वीसीआई की हो, एमसीसी की हो, EECCC की हो, या आयुष की, या किसी अदर स्टेट की काउंसलिंग हो। अगर आपको इस रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए, कट ऑफ के रिगार्डिंग, क्या कट ऑफ जाएगी, या मेरी रैंक क्या है, मुझे क्या कॉलेज मिल सकता है, किसमें बॉन्ड है, किसमें बॉन्ड नहीं है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, हॉस्टल अवेलेबिलिटी क्या है, तो आप मुझे इंस्टा मैसेज कर सकते हैं या मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। लेट गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको दिखाने वाला हूँ, पहले मैं 5-6 रिजल्ट आपको दिखाने वाला हूँ। आप उन 6 रिजल्ट को ऑब्जर्व करें, आराम से देखें कि उसमें क्या रैंक है, क्या मार्क्स है। आप जानते हैं कि लास्ट ईयर फर्स्ट रैंक 593 बनी थी। उसके अलावा मैं दिखाना चाहता हूँ कि हाँ 593 पे अगर फर्स्ट रैंक बनती है तो उसके अलावा सेकंड, फोर्थ, 9th, 10th या जो 50 रैंक है या फिर 250 रैंक किस मार्क्स में बनती है, तो मैं दिखाने वाला हूँ आपको। तो शुरू करते हैं। पहली रैंक 593 बनती है, आपको पता ही है। 9th रैंक जो रिजल्ट आप देख रहे हो उसमें 9th रैंक 537 में बनी हुई है, और 22वीं रैंक 508 में मेरी बनी हुई है, आप जानते हैं। सेकंड रिजल्ट मेरा है। थर्ड मैं बताना चाहूँगा 502 पे 27वीं रैंक बनी है, जो थर्ड रिजल्ट आप देख रहे हो अभी। और मैं बात कर रहा हूँ जो फोर्थ रिजल्ट आप देख रहे हो, 424 मार्क्स पे 91 रैंक बनी है। और जो 5वां रिजल्ट आप देख रहे हो उसमें आप 262 मार्क्स पे 250 रैंक बनी है। फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, जो 5वां रिजल्ट आप देख रहे हो 262 मार्क्स पे 250 रैंक बनी है। और जो 6वां रिजल्ट आप देख रहे हो वो 367 मार्क्स पे 146 रैंक बनी है। उसी मार्क्स हुए। अगर मैं आपको यही वीडियो पॉज करना कहूँगा कि अगर ये वीडियो अभी पॉज कर देते हो आप, और यहाँ पर मैं 2 वीडियो लगाने वाला हूँ लास्ट ईयर की राउंड 3 और राउंड 4 की काउंसलिंग की वीडियो, आप जाके देखो उसमें कि वहां पर राउंड 3 में क्या कट ऑफ गई थी। राउंड 3 में उन्होंने बुलाया था कि 200 से 322 रैंक तक जो भी बच्चे राय करते हैं राउंड 3 में एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए। आई रिपीट, 200 से लेके 322 तक जो भी बच्चे लाइक कर रहे थे लास्ट ईयर, तो राउंड 3 में उनको बुला लिया गया था कि आप एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए। अब जब वहां पर मैंने वीडियो सीट मैट्रिक्स भी लगाई है। अब सीट मैट्रिक्स देखो कि कितने कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें वैकेंट है, और 2-3 सीटें वैकेंट नहीं है, 8-8, 9-9 सीटें पर कैटेगरी वैकेंट है। मैं जनरल में 8-8, 12-12 सीटें वैकेंट है। ईडब्ल्यूएस में 3-3 सीटें वैकेंट हैं। पर कैटेगरी में बात करता हूँ, लास्ट ईयर बहुत सीटें वैकेंट रह गई थी। तो आप देखोगे जाकर थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड का मैंने यहाँ लगाया है, आपको देखना एक बार जाकर कि हाँ क्या कट ऑफ गई थी। राउंड 4 में तो 20% चली गई थी। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 20%। इवन SC ST जो मुझे लोग डीएम कर रहे हैं, मुझे कमेंट कर रहे हैं भैया SC ST है, मुझे बायोटेक्नोलॉजी, फिशरी, डेयरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आप जाकर देखो तो कि कितनी कट ऑफ गई थी। एक बार प्लीज आप विजिट करो जाकर उस वीडियो पर कि आप 10% पर भी एलिजिबल थे। 10% मतलब मैं बात करता हूँ करीब 150 नंबर या 200 नंबर, मैक्सिमम 200 नंबर। ये तो बहुत ज्यादा स्टेट बता दिया मैंने। लास्ट की 262 मार्क्स पे 250 रैंक है, मतलब वाले जो 250 मार्क्स थे, 250 रैंक वाला है बंदा, वो तो थर्ड राउंड में ही एलिजिबल था ना। आप फोर्थ राउंड में बात कर रहा हूँ। फोर्थ में तो जो जिसकी परसेंटाइल 20% और 10% वाले हैं वो भी एलिजिबल थे। तो फर्दर राउंड को गया था। आप फोर्थ राउंड में आप जाके देखोगे तो कितनी सीटें वैकेंट हैं। हाँ, मानते हैं कि लास्ट राउंड की काउंसलिंग है कि बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं थी लास्ट ईयर। अगर आप काउंसलिंग रिगार्डिंग वीडियो सर्च करते हो तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो नहीं मिलने वाली, इक्का दुक्का मेरी ही वीडियो मिलने वाली लास्ट ईयर की। तो बहुत लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जिससे कंपटीशन नहीं था, बहुत लोग वहाँ पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए। लेकिन अभी अवेयरनेस काफी ज्यादा है, लोगों को पता है कि हाँ 2 आसू में ऐसे 3 कोर्सेज चलते हैं जो इसी के अलावा चलते हैं। 3 कोर्सेज जो बायोटेक्नोलॉजी, फिशरी या डेयरी है। तो कंपटीशन थोड़ा सा लिटिल बिट हाई कहूँगा मैं कि हाँ कंपटीशन है करके मैं कहना चाहूँगा कि अवेयरनेस ज़्यादा है। अवेयरनेस तो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि अभी लास्ट स्टेज है, आप मेहनत करो। ये क्लियर कट मैंने दिखाया रैंक वर्सेस मार्क्स में कितना डिफरेंस है। फर्स्ट मार्क्स 593 बनता है, वहीं पर मैंने दिखाया 250 रैंक जिस बंदे की उसकी 262 है। मतलब 262 मार्क्स पे 250 रैंक लाकर बंदे ने थर्ड राउंड में एलिजिबिलिटी स्कोर किया। एलिजिबिलिटी स्कोर करके वो बंदा बीबीएससी के अलावा 3 कोर्स है तो वहां पर वो पढ़ रहा होगा।
मैं ही कहना चाहता हूँ आपको, आप अपने डर को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो आपका बहुत लॉस हो जाएगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि लास्ट डेज में ही बच्चे उम्मीद हार जाते हैं, उम्मीद हार जाते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं क्या करूँ, मुझे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिसके 50 नंबर आ रहे होते हैं वो भी एनसीईआरटी पढ़ रहा होता है, जिसके 550 आ रहे थे वो भी पढ़ रहा होता है। तो अभी अपनी उम्मीदों को, अपने हौसलों को आप गिरने ना दें, अपने हौसलों को आप गिरने ना दें, बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा। तो अभी लगातार मेहनत करते रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ वीडियो के अगले सेगमेंट में, बात करता हूँ कि आपको मार्क फिलिंग, या मैं बात करता हूँ कितने मार्क्स स्कोर करने चाहिए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, या फिर मैं बात करता हूँ कि निगेटिव मार्किंग से कैसे बचनी। तो बेसिकली मैं पहले बात करना चाहूँगा कि आपको ओएमआर फिलिंग कैसे करनी चाहिए। ओएमआर फिलिंग की सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, मैं बार बार कह चुका हूँ ये। तो आप अपने स्ट्रेटजी से ही फिल करें। मैं बस ये कह सकता हूँ कि आप पहले सेकंड से दिमाग में डाल कर जा सकते हो कि ओएमआर में मेरे 10 सवाल ही आ रहे होंगे, मैं 10 सवाल ही कलर करके आऊँगा, 10 सवाल ही बबल करके आऊँगा, लेकिन 10 बबल सही होंगे मेरे। एग्जाम्पल है, 10वीं मत करके आ जाना, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ओएमआर फिलिंग करके सबके अपने अपने स्ट्रेटजीज होती हैं, आप अपनी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। किसी भैया दीदी की स्ट्रेटजी फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं कहता कि मेरी स्ट्रेटजी आप फॉलो करो, सबकी स्ट्रेटजीज अलग अलग होती हैं। बस मैं ये कह सकता हूँ कि आप पहले सेकंड से 9 बजे से आपका एग्जाम है, तो 9 बजे से ही आपको दिमाग में होना चाहिए कि आपका ओएमआर एक भी ओएमआर का बबल गलत नहीं होना चाहिए। वो आपको 50 ही सवाल आते हों, 60 ही सवाल आते हों, 60 सवाल आपके सही आते हैं तो 60 सवाल सही बबल होने चाहिए। 60 मतलब आपके 200 मार्क्स बन रहे हैं, 220 या 230 बन रहे हैं। तो 230 बनने का मतलब आपको एटलीस्ट एज पर द लास्ट ईयर मैंने दिखाया कितनी रैंक बन सकती है, तो आपकी 300 रैंक बन सकती है ऑलमोस्ट। तो अब आप अगर एक क्वेश्चन गलत करते हो बबल, तो आपका 5 नंबर जाता है, 5 नंबर आते हुए 5 नंबर चले जाते हैं, तो आपको 5 नंबर काफी नीचे पटक सकता है। खासकर मैं बात करता हूँ ये 200 से 350 के जो मार्क्स के बीच में बच्चे स्टूडेंट लाइक करते हैं, इसमें ज्यादा स्टूडेंट लाइक करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि हाँ ये सोच सकते हैं कि मुझे ओएमआर की एक भी बबलिंग गलत नहीं करनी है। मुझे केमिस्ट्री में जाती है, मैं केमिस्ट्री पहले करूंगा, मैं बायोलॉजी करता हूँ, मैं बायोलॉजी करूंगा, मैं एक सब्जेक्ट करके एक सब्जेक्ट बबल करूंगा, मैं सारे सब्जेक्ट करके सारे सब्जेक्ट बबल कर दूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बबलिंग टाइम 2 चीज़ पर ध्यान देना। पहला चीज़ कि आपका बबल गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा टाइम मैनेजमेंट, आपके पास सिर्फ 3 घंटे हैं 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, तो उन 180 मिनट में आप 200 क्वेश्चन शायद गो थ्रू होने चाहिए और 200 सवाल पढ़ने ही चाहिए। पक्का 100%। आपको नहीं आता वो अलग बात है, लेकिन आपको गो थ्रू होना पड़ेगा कि हाँ एटलीस्ट मैंने सारे क्वेश्चन पढ़े हैं। हाँ मुझे नहीं आता, लेकिन आपने पढ़े ही नहीं, तो क्या पता अगले 2 सवाल ऐसे होते हैं जो आपको आते रहे हों। तो आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं कहूँगा कि एग्जाम हॉल में कोई स्ट्रेटजी फॉलो करो, बस टाइम मैनेजमेंट और बबलिंग पे ध्यान देना। इसे हम बात करते हैं कि कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। मैं कहना चाहूँगा कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के अलावा ये सोचना चाहिए आपको कि हम कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं कहूँगा तुक्का मत मारिए आप, जो आप फॉल्स फीडिंग होती है, ब्लफ होता है कि हाँ थर्ड इसका सही लग रहा है थर्ड, तो उसको आप अवॉइड करना प्लीज। मैं कहूँगा कि क्योंकि अगर आप 10 भी ब्लफ मारते हो, 10 में से सब लोग कहते हैं 10 में से 5 सही हो जाता है, लेकिन यार 5 सही होगा उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो प्रोबेबिलिटी कम है तो क्यों रिस्क लेना। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अगर बहुत सारे स्टूडेंट हैं इस जोन में लाइक करते हैं जिनका अगर 10 नंबर बढ़ता है तो वो अदर 3 क्वेश्चन से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इस ना सोचें कि अब कितने क्वेश्चन करने हैं, क्या सही करना चाहिए, निगेटिव करना चाहिए नहीं करना चाहिए। निगेटिव से खासकर परहेज करें। मैं कहूँगा निगेटिव से बचने की जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी कोशिश करें आप, क्योंकि निगेटिव मार्क्स ही आपको लेकर डूबता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 40-50 निगेटिव करके रखे हैं, उनके मार्क्स कितने 250 मार्क्स बने हैं, 50 निगेटिव तुमने कर दिया तो 300 तुम्हारे बन रहे थे, 300 बन रहे थे तो ऑलमोस्ट तुम्हारी रैंक कितनी बन रही थी, 250 कम बन रही थी, कितनी बन 220 बन रही थी। मतलब आपको एक अच्छा सा कॉलेज मिल जाता और श्योर मिल जाता। मिल तो 300 पे भी रहा था, लेकिन अभी मिल जाता, लेकिन हाँ भाई 300 रैंक पे आदमी डर जाता कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पार्टिसिपेट करता ही नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा कि निगेटिव खासकर बच्चे आप जितने कम निगेटिव हो सके उतना कम निगेटिव करने की कोशिश करें। आप आखिर सेकंड में बात करना चाहेंगे कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो खास 2 दिन बचे हैं क्या करना चाहिए आपको। मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने प्रैक्टिस आप करने की कोशिश कर रहे हैं प्रैक्टिस प्लीज बंद कर दें। आप इस 3 दिनों में आप 3 चीज काम कर सकते हैं। पहला, जितनी बार थियरी पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी की रिवाइज कर सकते हैं। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि हाँ भैया मैं पीवीटी का जो बुक है पीवाईक्यू उसमें मिल रहे हैं उससे सॉल्व कर लूँ। मैं कहूँ ठीक है कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर पीवीटी से जो 15% या 20% सवाल उठता है वहाँ से 80% या 75% या 85% एनसीईआरटी से उठ रहे हैं कंटेंट, तो आप 15-25% के चक्कर में 75% क्यों छोड़ रहे हो, 80% क्यों छोड़ना। तो फिलहाल आप 3 दिन में एनसीईआरटी फॉलो करो, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, नेमिंग रिएक्शन, मैकेनिज्म, प्रोसेस, और मैंने
टेलीग्राम पे मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक के हैंड रिटन नोट्स मैंने दिए हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। वो कोई मैकेनिज्म फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर रिएजेंट होगा, यहाँ पर रिएक्टेंट होगा, डायरेक्ट पता चल जाएगा कि हाँ ये रिएजेंट में ये रिएक्टेंट डालेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा डायरेक्टली। कोई मार्कोनिकॉफ रूल या कोई एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं है, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। यहाँ नीचे मैंने लिख दिया है कि ये स्टेप फॉलो करने हैं आपको। ये सेकंड पोजीशन पे OH लगाना है, फर्स्ट से OH निकालना है, यहाँ से ये डिस्लोकेशन कराना है, रिजनरेशन कराना है, तुरंत वही करना है। कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करना, क्योंकि एग्जामिनेशन आप कल का नहीं दे रहे क्या, पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म लिखना है। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हो, आपको आंसर से मतलब है, रिजल्ट से मतलब है, और क्या उससे प्रोसेस से मतलब आपको बेसिकली नहीं है। इसलिए तो आप पढ़ सकते हो, रट सकते हो, मैं कहूँगा रट सकते हो। एनसीईआरटी फॉलो करो, नेमिंग रिएक्शन फॉलो करो, रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो कर सकते हो आप, इनऑर्गेनिक के कुछ फॉलो कर सकते हो आप, थियरी बेसिकली फॉलो कर सकते हो। मैं बात करता हूँ इनऑर्गेनिक के एक्सेप्शन रट सकते हो, एक्सेप्शन पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं। फिजिक्स के लिए आप प्लीज़ फार्मूला रिवाइज करो, फार्मूला, कंसेप्ट, थियरी, यही सब पूछे जा जाते हैं। मेजॉरिटी में इनका पोर्शन ज़्यादा होता है, तो आप इन पर ज़्यादा ध्यान रख सकते हो। और आप अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अभी आज के दिन, आज 12 तारीख है, तो अभी आप उम्मीदों को, अपने हौसलों को ढेर ना होने दें, क्योंकि बहुत टाइम है, 2-3 दिन टाइम है, 2-3 दिन पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत लोग 2-3 दिन पढ़ के भी अच्छा स्कोर कर पाते हैं। मैं नहीं कहता आपको VAC मिल जाएगी या VAC मिल जाएगी, लेकिन हम ये कह सकता हूँ कि अब 3 दिन में अगर आपको 200 स्कोर कर रहे हैं या 150 स्कोर कर रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लेते हैं अगर आप, तो हाँ अदर 3 कोर्सेज में आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि आप जितना कर सकते हैं उतना करें, और प्लीज़ एनसीईआरटी, फॉर्मूलाज, कंसेप्ट, थियरी और रिएक्शन, नेमी रिएक्शन हो सकता है, वो कंसेप्चुअल रिएक्शन हो सकते हैं, वो पढ़ने की कोशिश करें आप। कोई भी काउंसलिंग रिगार्डिंग हेल्प चाहिए हो, या कोई प्रिपरेशन रिगार्डिंग हो, काउंसलिंग रिगार्डिंग हो, एडमिशन रिगार्डिंग हो, तो आप मुझे DM कर सकते हैं, इंस्टा पे मुझसे पूछ सकते हैं, या मुझे कमेंट कर सकते हैं। पिछले 3 साल से मैं फ्रीली काउंसलिंग की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना विदाउट एनी चार्जेस। लेकिन आपने Q&A सेशन डाला था, उसमें किसी ने क्वेश्चन भी पूछा 2-3 लोगों ने कि अगर इतने लोग चार्ज ले रहे हैं, पैसे रिगार्ड ले रहे हैं काउंसलिंग के लिए, तो आप फ्री में चार्ज क्यों काउंसलिंग करा रहे हो, फ्री में काउंसलिंग क्यों करा रहे हो? इसका एक अलग रीज़न है, मैं कभी बताऊँगा अगले वीडियो में, कभी Q&A में वीडियो में बता दूंगा इसको। तो आप पढ़ते रहें और जितना हो सके अभी करें, और डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। और जितना हो सके उतना शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कट ऑफ के बारे में पता ही नहीं है कि हाँ कट ऑफ कितना जाता है। अब जितना शेयर करेंगे तो उतनी अवेयरनेस होगी। हाँ, जिसके 150 बन रहे हैं वो वीडियो देख के पढ़ के 550 स्कोर नहीं कर लेता है, लेकिन हाँ अवेयरनेस हो जाती है, लोगों को लगता है कि हाँ सच में कॉम्पिटिशन उस लेवल पर नहीं है जितना होना चाहिए 2 में। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग।